नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को विकसित भारत का बताया शिल्पकार। लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सेक्टर में भारत को लहराना है परचम। सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त करने को बताया सफलता का मूल मंत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचे मुर्शिदाबाद। हिंसा पीड़ित लोगों से की मुलाकात। कहा, ममता बनर्जी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर नहीं लगा रही लगाम। विदेशी धरती पर एक बार फिर बिगड़े राहुल गांधी के बोल। चुनाव आयोग की नियत और निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भाजपा ने राहुल पर विदेश में देश का नाम खराब करने के लगाए आरोप। कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल की पुरानी आदत। नक्सल मुक्त भारत अभियान को बड़ी सफलता। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी सहित 8 नक्सलियों को किया ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए जारी है अभियान। और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने जताया शोक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सदैव देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में 16 पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवकों से नागरिक देवो भव के भाव से काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को विकसित भारत का शिल्पकार के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव, इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर समग्र विकास और नवाचारों पर ई-बुक्स का विमोचन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया और इसे लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। हमने 3400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मुझे याद है, जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था, कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे। कई लोग कहते थे आज तक नहीं हुआ,
आप क्यों कर रहे हैं? चलता है, चलने दो। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कंप्लायंस करने दीजिए। आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं? चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था। और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कृत लोक सेवा अधिकारियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने तमाम पुरस्कृत लोक सेवकों ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और उनसे जरूरी दिशा निर्देश भी प्राप्त किए। बात पश्चिम बंगाल की वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री ने अब तक इस घटना की निंदा तक नहीं की है। तारीख को इस मंदिर को पूरी तरीके से वैंडलाइज किया गया। देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप्स जो हिंदुओं के थे उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। एक भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशली इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल हिंसा मामले पर ममता बनर्जी को उसका दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद की भयानक स्थिति का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू बहुत भयानक स्थिति में हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये कोई दंगा नहीं है, बल्कि ये टीएमसी विधायकों पार्षदों द्वारा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। राज्य में दंगा भड़काने में ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और हाथ है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हम एनआईए की जांच चाहते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। एनसीडब्ल्यू बोलिए, एनएचआरसी बोलिए, आज सब कोई रिपोर्ट दे रहे। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, जो भयंकर स्थिति है अभी भी, उसका पूरा विवरण दिए हैं ऑनरेबल गवर्नर को। अभी देखना है कि आगे में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। और ममता बनर्जी को हम देखे ही है जो स्टेटमेंट वो दिए है कि हम लोग ये वक़्फ़ आइन को यहाँ पर लागू करने नहीं देंगे। आप लोग को कुछ कहना है तो केंद्र में करिए। हम लोग को एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका के प्रति दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को भारत के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में हमेशा बरकरार रखा है। उन्होंने लिखा कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणी से पार्टी को अलग करके इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सीएम ने आगे लिखा कि जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि ये व्यक्तिगत राय है और पार्टी के रुख को नहीं दर्शाती। उन्होंने न्यायिक संस्थाओं के प्रति भाजपा के गहरे सम्मान को दोहराया। भाजपा इस सैद्धांतिक स्थिति को बनाए रखती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस
पर हमला बोलते हुए कहा कि न्यायपालिका के साथ कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक संबंधों की जांच करना उचित है। कांग्रेस ने कई मौकों पर न्यायपालिका के सम्मानित सदस्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। सीएम शर्मा ने कुछ जजों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिना ठोस सबूतों के जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था। अयोध्या मामले में फैसले सहित कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद जस्टिस रंजन गोगोई को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस अरुण मिश्रा को संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद अपने न्यायिक फैसलों और कार्यपालिका से कथित निकटता के लिए निशाना वो बने थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को महत्वपूर्ण मामलों में अपनी व्याख्याओं को लेकर अनुचित जांच का सामना करना पड़ा, खासकर जब फैसले कुछ राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर पर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जबकि अतीत में भी इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये पैटर्न कांग्रेस पार्टी के भीतर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को चुनौती देने की मानसिकता को दर्शाता है, जब फैसले उनके राजनीतिक के हिसाब से नहीं होते। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी याद रखें कि उन्होंने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस डकैती का केस है। विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। वहीं झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों को नक्सल के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में से एक की शिनाख्त भाकपा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी के रूप में की गई है। उस पर राज्य सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। उसे नक्सली संगठन में विवेक के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ महीनों से वह गिरडीह की पारसनाथ पहाड़ी और आसपास के इलाकों में सक्रिय था। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा में 100 से भी अधिक नक्सली वारदातों में उसका नाम शामिल था।
सीआरपीएफ और पुलिस बल की संयुक्त टीम ललपनिया थाना क्षेत्र के लुगू पहाड़ और उसके तराई वाले जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान जंगल में छिपे नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। झारखंड में इस वर्ष पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अब तक कई नक्सली ढेर हो चुके हैं। दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया इसमें। और वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तोयनार थाना क्षेत्र में IED ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान मनोज पुजारी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवान रविवार सुबह तोयनार फरसेगढ़ मार्ग पर सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे, तभी बम पर पैर पड़ने से धमाका हुआ। 26 वर्षीय मनोज पुजारी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के 19वीं बटालियन पर तैनात थे। घटना तोयनार से करीब 4 किलोमीटर दूर मोरमेड के जंगल में हुई और सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां घटनास्थल की ओर रवाना की गईं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की नक्सल खात्मे को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता जताई। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना पोस्ट में लिखा कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी है। आज सुरक्षा बलों को नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। झारखंड के बोकारो में लुगू हिल्स में मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए, जिनमें से एक शीर्ष स्तर का नक्सली विवेक, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, और 2 अन्य कुख्यात नक्सली शामिल हैं। हमारा अभियान जारी है और ये हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से हुआ है। भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए तरीकों पर चर्चा किए जाने की भी उम्मीद है। इससे पहले उपराष्ट्रपति का नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे भारतीय परिधानों में नजर आए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसके बाद सपरिवार अक्षरधाम मंदिर के दर्शन भी किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अक्षरधाम में करीब 55 मिनट रहे। उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का भी दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का पूरा परिवार साथ में रहा। इसके बाद जेडी वेंस अपने परिवार के साथ दिल्ली के जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम देखने के लिए भी गए। यहाँ पर भारतीय हस्तशिल्प के उत्पाद मिलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लीवर स्वास्थ्य संकल्प समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने देशवासियों से खाना पकाने में तेल का उपयोग कम से कम 10% तक घटाने और मोटापे से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर को रोका जा सकता है और ये एक हद तक एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ठीक भी किया जा सकता है। दरअसल लीवर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन FSSAI और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेज के सहयोग से किया गया था। डिजीज या लिवर की प्रॉब्लम रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो सकती है। आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो लिवर का ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है, और अगर हम जीवन में गड़बड़ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। तो हमें जानना है कि हम खड़े कहाँ हैं, कितना बिगड़ा, कितना ठीक है। ठीक है तो उसे और ठीक कैसे रखना है, गड़बड़ है तो हम वापस कैसे जा सकते हैं।
तो इसका आत्मबोध करने का ये कैंप एक जरिया है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए 1 से 4 मई तक होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वेव्स का उद्देश्य भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में पहचान दिलाना है। साथ ही क्रिएटर्स, निवेशकों और इनोवेटर्स के बीच सहयोग को भी ये शिखर सम्मेलन बढ़ावा देगा। The waves, the creative economy is India is we have the opportunities, and for that these opportunities our young minds are there also participating, particularly in Madhya Pradesh. 2 young creators also they are going to participate. There's a Waves Bazaar is there, Waves Creators is there, CEOs Roundtable conferences are there, like a big event this for the media, for the newspaper, for the satellite TV channel, for the OTT platform, for the digital media, for the filmmakers, all the sector, the entertainment, media and entertainment sector, they come together and they celebrate 4 days. Yeah, Waves Summit is. रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। पॉप फ्रांसिस हाल ही में रोम के जेमली अस्पताल में भर्ती थे। वे फेफड़े के जटिल संक्रमण से पीड़ित थे। पोप के निधन से दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों में शोक की लहर है। फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स में जॉर्ज मारियो बर्गोलियो के रूप में हुआ था। वह रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने। वह लैटिन अमेरिका के पहले पोप और पहले जेसुइट पोप थे, जो कि रोमन कैथोलिक धार्मिक पुरुषों का एक समाज था। वे अपनी विनम्रता, सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण और चर्च में सुधार के प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो का जन्म इतालवी प्रवासियों के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने एक रासायनिक तकनीशियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में पादरी बनने की प्रेरणा के कारण उन्होंने 1958 में जेसुइट संप्रदाय में प्रवेश किया और अपनी औपचारिक धार्मिक शिक्षा शुरू की। उन्होंने मानविकी का अध्ययन किया, ब्यूनस आयर्स में दर्शन शास्त्र में उपाधि हासिल की। उन्होंने हाई स्कूल स्तर पर साहित्य और मनोविज्ञान भी पढ़ाया। उन्होंने 1973 में जेसुइट के रूप में अपनी अंतिम प्रतिज्ञा ली और अर्जेंटीना जेसुइट प्रांत के सुपीरियर के रूप में काम किया। इस दौरान वे शिक्षा और आध्यात्मिक नेतृत्व से गहराई से जुड़े रहे और ईसाई मूल्यों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते रहे। बाद में बर्गोलियो को ब्यूनस आयर्स का सहायक बिशप नियुक्त किया गया और 1998 में ब्यूनस आयर्स का आर्क बिशप बनाया गया। 2001 में उन्हें कार्डिनल का पद प्रदान किया गया। आर्क बिशप के रूप में उन्होंने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए काम किया। 13 मार्च 2013 को बर्गोलियो को पोप चुना गया और उन्होंने असीसी के संत फ्रांसिस के सम्मान में अपना नाम फ्रांसिस रख लिया, जिन्हें गरीबों के प्रति सेवा के लिए जाना जाता है। उनके पोप काल की पहचान विनम्रता, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता से रही है। पोप फ्रांसिस ने लगातार गरीबों और प्रवासियों के अधिकारों की वकालत की और उनके साथ खड़े रहने के चर्च के कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने वेटिकन के भीतर महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों को लागू किया और जलवायु परिवर्तन और अंतर धार्मिक संवाद सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पॉप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस शोक और स्मरण की घड़ी में मैं दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पॉप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। उन्होंने बहुत कम ही उम्र में ही प्रभु यीशु मसीहा के आदर्शों को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की निस्वार्थ सेवा की। जो पीड़ा में थे उनके लिए उन्होंने आशा की एक किरण जगाई। मैं उनके साथ हुई अपनी मुलाकातों को स्नेहपूर्वक याद करता हूं और उनके समावेशी तथा समग्र विकास के संकल्प से अत्यंत प्रेरित हुआ था। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह सदैव हमारे दिलों में अमूल्य रहेगा। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रणदीप हुड्डा ने अपनी मां आशा हुड्डा और बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा के साथ नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
ये मुलाकात भारतीय सिनेमा के विकास और कहानी कहने की ताकत के बारे में एक आत्मीय चर्चा का अवसर बनी। मुलाकात के दौरान उन्होंने लिखा कि हमने प्रधानमंत्री से हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान में सिनेमा की भूमिका पर भी बात की। अपनी मुलाकात की तस्वीरें रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य की बात रही। देश के भविष्य को लेकर उनका दृष्टिकोण, ज्ञान और विचार बेहद प्रेरणादायक हैं। उनकी सराहना हमारे जैसे लोगों के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते रहें और देश की तरक्की में योगदान देते रहें। इसके साथ ही मेरी मां आशा हुड्डा और बहन डॉक्टर अंजलि हुड्डा ने मोटापा विरोधी अभियान और सहित समग्र कल्याण की पहल पर प्रधानमंत्री के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2024 और 25 सीजन के लिए भारतीय सीनियर मेंस टीम के सालाना अनुबंध का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों को A+, A, B और C कैटेगरी में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हुई है, जबकि ऋषभ पंत अब ग्रेड A में है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को सबसे ऊपर यानी A+ कैटेगरी में रखा गया है। वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, नीतीश राणा, हर्षित राणा, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल जैसे नए खिलाड़ियों को भी अनुबंध में शामिल किया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन।